हेलो बच्चों, मैं मिथिलेश आपका बायोलॉजी टीचर फटाफट झटाफट में आ गए हैं। आप लोग बस पूरी रिवीजन कर लीजिए। जितना आप पढ़ चुके हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। अब नए से नए पढ़ने से अच्छा है एक बार पूरा एनसीईआरटी रिवीजन कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। मैं आ चुका हूं एनसीईआरटी को कंप्लीट कराने के लिए 16 घंटे के वीडियो में 16 चैप्टर बनाने के लिए, 16 चैप्टर पढ़ाने के लिए 16 घंटों में हम आपका कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। बस आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना है। तो देखें बच्चों, ये जो हमारा है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हम आपको बताने वाले हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 हम आपको बताएंगे। चैप्टर नंबर 2 है बच्चे, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बच्चे बहुत कम समय में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो एक बार जरा देखा जाए कि हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इसमें आप देख पाएंगे, सबसे पहला है फ्लावर के बारे में पढ़ना, फिर प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रायोनी, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए, इस पहले पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको विशेष याद रखने की जरूरत रहने वाली है। बस बच्चे, पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फ्लावर बहुत पूर्वजों से हम लोग कई मामले में यूज करते आ रहे हैं। किस मामले में? जैसे पूजा में, अर्चना में, साथ ही साथ यानी किसी ऑर्नामेंट के रूप में, प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, इन सारे चीजों में हम इसका यूज करते आ रहे हैं। इससे आपको कुछ विशेष याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो है ना इस चैप्टर में खास करके जो पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब किसके लिए? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे। अब देखिए, इसमें अभी जो हम आपको ये पहला पैराग्राफ बताए, इसमें देखिए, इसमें आपको यहां से अभी तक कुछ नहीं याद रखना पड़ा। बस एक टर्म आप डायग्राम से नीचे से याद रख लीजिएगा। फ्लोरीकल्चर देखेंगे, यहां से एक टर्म याद रखिएगा आप, वो टर्म है हमारा फ्लोरीकल्चर। ध्यान रखिएगा, यहां से टर्म क्या है? फ्लोरीकल्चर। तो क्या होगा? कल्टीवेशन ऑफ, क्या याद रखना है? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट है, इसका अगर खेती करेंगे तो क्या कहलाएगा? फ्लोरीकल्चर। और इसके बाद एक होता है पोमीकल्चर। पोमीकल्चर अगर हम बताएं कि अगर फ्रूट वाले प्लांट की खेती करें तो क्या कहलाएगा? पोमीकल्चर कहलाएगा बच्चे। इसके बाद देखें, यहां से हमारा कंटेंट अब शुरू हुआ है। यहां से ये पैराग्राफ आपके काम का रहने वाला है। तो देखा जाए, इस पैराग्राफ में क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब क्या? फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन से पहले का कंसेप्ट होता है उसी को बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर क्या क्या होना है। फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, उन सब के बारे में स्टडी करना है। तो इसमें से कुछ भी खास आपको नहीं मिलेगा। फिर हम चलते हैं बच्चे अगले स्लाइड के ऊपर, जरा देखें। यहां से इससे निश्चित आप मान के चलें कि क्वेश्चन पूछा ही जाना है। क्वेश्चन इससे पूछा ही जाना है। जैसे आप देखें तो ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या नाम देते हैं? स्टामेन। और स्टामेन के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, उसका नाम देंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी के अंदर क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे बच्चे ये देखें, ये जो आपका स्टामेन बना है, तो आप स्टामेन को आसानी से ऐसे बना सकते हैं, जिसका ये पार्ट क्या रहा? एंथर। और ये वाला जो पार्ट होता है, इसका नाम क्या देते हैं? फिलामेंट देते हैं, जो किससे जुड़ा होता है? थैलमस से जुड़ा होता है। वही देखें, अगर एक फ्लावर के मेल पार्ट स्टामेन की बात करें तो एक टिपिकल स्टामेन के अंदर हम बात करें तो 2 ही पार्ट होना है। कौन कौन सा? तो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम देते हैं फिलामेंट, ये वाला पार्ट। और दूसरा इसके अंदर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है टर्मिनल पार्ट पर, उसका नाम क्या देते हैं? एंथर। अब देखें, इस फिलामेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक का नाम देते हैं प्रॉक्सिमल
और दूसरे का नाम क्या देंगे, डिस्टल नाम देंगे। प्रॉक्सिमल किससे जुड़ता है, एंथर से जुड़ा होता है, और डिस्टल किससे जुड़ा होता है, ये थैलमस से जुड़ा होता है। तो वही बात कहा है, प्रॉक्सिमल एंड जो फिलामेंट का होता है वो किससे जुड़ा होता है, थैलमस के साथ जुड़ा होता है। और स्टामेन का जो टाइप होता है वो नंबर और लेंथ अलग अलग प्लांट पर डिपेंड करेगा। फिर देखिए, अगर हम स्टामेन की बात करें, फ्लावर के अंदर डिफरेंट साइड से अरेंज रह सकता है, इसका साइज भी अलग हो सकता है, जो अलग अलग काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस पैराग्राफ पे इतना ही ध्यान रखना था। उसके बाद बच्चे ध्यान देंगे कि यहां से आ रहा है इस टॉपिक का दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में देखें तो ये स्टामेन जो होना है, ये स्टामेन कैसा होता है बच्चे, तो स्टामेन को आप देखिएगा तो कैसा होता है, बाइलोब्ड, यानी इसके अंदर ये जो एंथर होता है इसके अंदर दो लोब होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बाइलोब्ड। और इसके अंदर इस तरह से दो थीका होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस। और इसी थीका के कारण इसके अंदर 4 कंपार्टमेंट बनते हैं। कितने कंपार्टमेंट बनते हैं, 4 कंपार्टमेंट बनते हैं, जिसके कारण इसको बोलते हैं टेट्रा स्पॉन्जिएट। कितने कंपार्टमेंट बनेंगे, 4 कंपार्टमेंट बनेंगे, जिसके कारण ये 4 साइड में डिवाइड होगा, यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनेंगे। और सभी में एक एक क्या रहेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी एंथर के अंदर हम देखें तो एंथर के अंदर इस तरह से 1 2 3 4 बनेंगे, और यहीं पर सभी क्या रहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेंगे। और यही आगे चल करके माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। यानी यही जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन भरेंगे, और पॉलन ग्रेन भरने के बाद ये क्या बना लेगा, पॉलन सैक के स्ट्रक्चर को फाइनली ये बना लेगा। अब जरा देखें, संभावित क्वेश्चन बच्चों का बहुत डाउट रहता है कि सर मुझे संभावित क्वेश्चन बताया जाए। तो देखें, ये यहां से सबसे पहला संभावित क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा संभावित क्वेश्चन रह रहा है वो ये है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है बच्चे। तो देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बना देंगे। और अभी अगले स्लाइड पे आपको डायग्राम भी मिलेगा। तो ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के ऊपर इस तरह से 4 प्रोटेक्टिव लेयर होंगे। इस तरह से 4 प्रोटेक्टिव लेयर आपको मिल जाता है यहाँ पर, 4 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसमें सबसे बाहर वाले का नाम देते हैं एपिडर्मिस, दूसरा होता है एंडोथीसियम, तीसरा होता है मिडिल लेयर, चौथा होता है टैपिडम, और चौथा होता है टैपिडम। 4 लेयर होगा। वही देखेंगे यहाँ पे, सेक्शन ऑफ ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम एपियर्स नियर द सर्कुलर और आउटलाइन, यानी बाहर से आपको आउटलाइन में सर्कुलर दिखता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने वॉल लेयर से सराउंडेड होंगे, 4 वॉल लेयर से, जिसमें पहला एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम, तीसरा मिडिल लेयर, और चौथा क्या होने वाला है, टैपिटम होने वाला है। द आउटर 3 वॉल, जो बाहर वाला 3 वॉल होगा, इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, साथ ही साथ एंथर, रप्चर एंथर को फोड़ना, जिससे पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। यानी बाहर वाला जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर, इसका काम एक तो क्या देना होगा, प्रोटेक्शन, और डेहिसेंस यानी एंथर, मैच्योर एंथर को फोड़ना, ताकि यहां से पॉलन ग्रेन क्या हो सके, रिलीज हो सके। फिर देखिए, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर, इसका नाम क्या देते हैं भैया, टैपिडम। और टैपिडम बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसका काम होता है नरिशमेंट देना, भोजन ट्रांसफर करना, किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। सेल ऑफ द टैपिडम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या बताए, टैपिडम के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा, और साथ ही साथ एक से ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे। और ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब देखिए यहां से, व्हेन द एंथर इज यंगर ग्रुप ऑफ compactly arranged homogeneous cells is called sporangious tissue. Sporangious tissue occupy and in the center of the each microsporangium, यानी इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या रहेगा, स्पोरेंजियस टिश्यू होगा, जो आगे चल करके माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन्स को बनाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसमें, शॉर्ट में। तो हम यहां से अब देखिए
अब आपको यहां से डायग्राम देखेंगे, क्या जो अभी हम बनाए थे उसी डायग्राम को यहां पर बनाया गया है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम आपको क्लास में कराया गया है। देखिए ये जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम का डायग्राम। देखें माइक्रोस्पोरेंजियम का सब यहां से इस कटिंग को वहां पर बनाया गया है, जिसमें सबसे बाहर वाला लेयर का क्या नाम है, यानी सबसे बाहर वाले लेयर का क्या नाम होने वाला है, सबसे बाहर वाले लेयर का क्या नाम होगा बच्चे, इसका नाम होगा एपिडर्मिस। दूसरा जो लेयर है इसका नाम क्या है, ये बाहर वाला एपिडर्मिस, ये दूसरा लेयर है इसका नाम क्या है, एंडोथीसियम। और मिडिल लेयर 2 लेयर का है, यानी बाहर ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर ये, और सबसे अंदर जो 4 नंबर पर है इसका नाम क्या है बच्चे, इसका नाम है टैपिटम। और इसी टैपिटम के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू है, क्या है बच्चे, ये है स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियस टिश्यू जिसका क्या नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल करके पॉलन ग्रेन का निर्माण करने वाला है। फिर देखें जब पॉलन ग्रेन जब एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन भर जाता है, तो पॉलन ग्रेन भरने के कारण, पॉलन ग्रेन भरने के बाद ये एंथर रप्चर होता है, जिससे ये पॉलन ग्रेन क्या होगा बच्चे, बाहर के तरफ निकलेगा। अब देखिए यहां से अगला टॉपिक जो हमारा यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है, ये जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है इसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बच्चे क्या नाम है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम, जैसे मान लीजिए यहां पे हम बताए माइक्रोस्पोरेंजियम, मान लीजिए ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होता है, इसी के अंदर होता है मियोसिस सेल डिवीजन, जिसके कारण यहां से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, यहां से 4 माइक्रोस्पोर बनता है। इसी 4 माइक्रोस्पोर का नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड नाम देते हैं। और इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसका नाम देते हैं कैलोज लेयर। और यही जब मैच्योर होगा तो आगे चल करके यहां से 4 बनेंगे पॉलन ग्रेन्स। कितने पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स। और यहां पर एक एंजाइम काम आएगा, जिस एंजाइम का नाम देते हैं कैलेज एंजाइम। क्या नाम देंगे, कैलेज एंजाइम नाम देंगे, जो इस काम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए वही लिखा है, एज द मदर डेवलप द सेल्स ऑफ स्पोरेंजियस टिश्यू अंडरगोज मियोटिक का मतलब क्या, मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो किसको बनाया, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बनाया। तो बताइए माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर कितने माइक्रोस्पोर होंगे, 4 माइक्रोस्पोर होता है। फिर जरा देखें यहां पर आइए, तो इसी चीज को यहां पर आगे इसने कंटिन्यू करा है। क्या कंटिन्यू करा है, जरा गौर करेंगे तो आप देख पाएंगे, as each cell of a sporangious tissue capable to give rise to a microspore tetrad, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सभी के अंदर ये क्षमता होती है कि अपने जैसे नए सेल्स को, यानी अपने से जो माइक्रोस्पोर होगा वो नए नए टेट्राड को बना सकता है। each one is पोटेंशियल पॉलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल। आगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये यहां से डेफिनेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल थ्रू आउट द मियोसिस सेल डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर एज दे फॉर्म्ड are arranged in a cluster 4 cells is called microspore tetrad। अभी हमने बताया 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों के 4 जुड़े होंगे, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। एज द एंथर मैच्योर dehydrate the microspore dissociate from the each other develop into the pollen grains, यानी जैसे इसके पानी धीरे धीरे सूखेंगे, कैलोज लेयर हटेगा तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे। अब वही क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। इनसाइड ईच माइक्रो स्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड, यानी हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है जो डेही सेल्स करने के बाद एंथर से बाहर निकलता है। और बच्चे इसी पॉलन ग्रेन्स को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, और यही पॉलन ग्रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं,
इसी पॉलन ग्रेन्स का दूसरा नाम देते हैं मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमीटोफाइट। बच्चे अलग अलग प्लांट का यानी पॉलन ग्रेन्स अलग अलग शेप और साइज का होगा। यहाँ पर एक हम हिबिस्कस यानी अड़हुल के फूल का हम डायग्राम से बतलाना चाह रहे हैं। देखो, ये पॉलन ग्रेन का जो साइज होता है हम आपको बताए थे पौवा से अद्धा 25 से 50 माइक्रोमीटर के बराबर होता है और इसका शेप साइज अलग अलग होता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। देखिए एनसीईआरटी में दिखाया गया है, ये चीजें दिखाई गई हैं आपको कि अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन का साइज शेप वगैरह हो सकता है। देख लीजिए, अलग अलग तरह का हो सकता है। अभी हमने आपको जो बताया था टेट्राड, यही है ये टेट्राड जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर है। यही डेवलप करके किसको बनाता है? यही डेवलप करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करने वाला है। अब देखिए बच्चे, यहां से मैं आपको ये सारी चीजें जो अभी बतलाए थे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखो, अगर हम पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो 2 लेयर बताए थे। 2 लेयर होता है, बाहर वाले का नाम देते हैं एक्साइन और अंदर वाले का नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं इंटाइन। बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन, और बाहर वाला में छोटा छोटा पोर्स होता है, इसी पोर का नाम देते हैं जर्म पोर। क्या नाम देंगे बच्चे? जर्म पोर नाम देते हैं। और ये बाहर वाला एक्साइन जो बना होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिन का, जो अर्थ का सबसे रेसिस्टेंट मटेरियल है, जिसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी हमने साइज की बात बताया, कितना साइज होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसके ऊपर कितने लेयर होते हैं बच्चे? 2 लेयर। बाहर वाले का क्या नाम है? एक्साइन, जो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होगा, जो मोस्ट रेसिस्टेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और इसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और लंबे समय तक ये स्टोर रह सकता है। अब देखिए, एक्साइन के अंदर कुछ अपर्चर होते हैं, जैसे हमने यहां पर बताया। इसी अपर्चर को क्या बोलते हैं? जर्म पोर। और यहां पर स्पोरोपोलिन क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इसी के कारण ये लंबे समय तक जमीन के अंदर फॉसिल्स में उपलब्ध रहता है। इसलिए साइंटिस्ट जब भी फॉसिल फ्यूल का पता लगाते हैं जमीन की खुदाई से, अगर उसे स्पोरोपोलिन बहुत ज्यादा मिला है, इसका सीधा मतलब है कि वहां पर जरूर फॉसिल फ्यूल होने की संभावना है। अब देखिए बच्चे, दूसरा लेयर जो हमारा यहां पर आ रहा है, इस दूसरे लेयर का नाम क्या देते हैं बच्चे? इस दूसरे लेयर का नाम देते हैं इंटाइन। क्या नाम देंगे? इंटाइन, जो कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस लेयर है। एक्साइन टूटा हुआ था, डिसकॉन्टिन्यूअस, बट ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। ये पतला होता है और बना होता है पैक्टिन और सेलुलोज का। इसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब देखें, किसी सेल के अंदर बात करें, एक पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। एक का नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही आगे चल करके बनाता है मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे चल करके क्या बनाता है? ये बनाता है पॉलन ट्यूब। वही देखें यहां से, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स इज मैच्योर कंसिस्ट द 2 सेल, यानी एक मैच्योर पॉलन ग्रेन्स के अंदर कितने सेल्स होते हैं? 2 सेल। जो लार्ज सेल होगा उसका नाम क्या देंगे? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा होता है उसका नाम क्या देंगे? जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल बिगर, अभी हमने बताया था इसका साइज बड़ा होगा, हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, इसके अंदर काफी ज्यादा फूड रहते हैं, और इसके अंदर इसका जो शेप होता है न्यूक्लियस का इरेगुलर शेप का होता है। लेकिन जो जनरेटिव सेल होंगे वो साइज में आप देख रहे हैं स्मॉल होते हैं एंड फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, यानी ये वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करता हुआ रहता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद द डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये इसका स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होगा और डेंस साइटोप्लाज्म होगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि लगभग 60% से अधिक एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 pollen grain स्टेज में डिस्चार्ज होंगे। ओवर द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म pollen grains आर सेडेड इन 2 सेल स्टेज। तभी तो यहां पर लिखा गया होगा 2 सेल होते हैं, यानी 60% से ज्यादा एंजियोस्पर्म में एक pollen grains के अंदर 2 न्यूक्लियस होगा, एक का नाम वेजिटेटिव, दूसरे का नाम जनरेटिव। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इन द रिमेनिंग, जो बच गया उसके अंदर जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बना लेता है? 2 मेल गैमिट। अभी हम बताए थे ये डिवाइड करके 2 मेल गैमिट बना लेता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं? 3 न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमिट। अब देखेंगे पॉलन ग्रेन्स का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, इस विषय पे हम चर्चा कर लेते हैं।
तो देखिए पॉलन ग्रेन्स यहां से भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बच्चे, यहां से भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो टॉपिक अभी बता रहे हैं ये भी मान के चलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो यहां से ये पैराग्राफ है इसको भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। क्वेश्चन मार्क क्या लगाया, ये सोचना है कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जी काउज करता है, हवाओं के साथ फैल करके रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे और कई तरह की बीमारियां काउज करता है, जिसमें से एक प्लांट बड़ा फेमस है जिसका नाम है पार्थेनियम। अभी आपको मिलेगा कि देखिए सेवरल ऑफ द पॉलन ग्रेन स्पीसीज काउज सेवरल एलर्जी, यानी एलर्जी काउज करता है जो हमारे ब्रोंकस में चला जाता है और हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक काउज करता है, जैसे कि अस्थमा हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया। एक प्लांट है जिसका नाम है पार्थेनियम, जिसको हम लोग कैरेट ग्रास कहते हैं। ये विदेशों से खरीदे गए गेहूं के साथ आया था जो हमारे यहाँ मेन पॉलन एलर्जी काउज करता है। तो यहां से पार्थेनियम भी पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर देखिए बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि सारा पॉलन ग्रेन्स हमारे लिए नुकसान ही करेगा। कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसा होता है जो हमारे लिए बड़े फायदेमंद होते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कुछ पॉलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होता है। अब बताइए सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच होगा, इसलिए इसका यूज हम करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में, चाहे वो टैबलेट के रूप में कर लें या सिरप के रूप में। तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें टैबलेट के रूप में बनाएंगे तो पॉलन टैबलेट, जिसका यूज हम फूड सप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में इसका खूब ज्यादा यूज होता है पॉलन ग्रेन्स के प्रोडक्ट का, जो एथलीट्स यूज करते हैं, राइडिंग हॉर्स यूज करते हैं, ये सारा जिसको हम लोग टैबलेट या सिरप के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखो इंग्लैंड के द्वारा एक मधुमक्खियों के लिए बनाया गया पॉलन का टैबलेट जिसका नाम था बी पॉलन। इसके प्रत्येक डब्बिया में 30 टैबलेट्स होती थी, जिसके यूनिट को कहा गया ओजेड यूनिट, और ये मधुमक्खियों के लिए बनाया गया था जिसका नाम क्या है, बी पॉलन नाम है। फिर बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारा यहां से वही आगे हम चल रहे हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे। यहां से दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे, एक मिलेगा वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स और दूसरा मिलेगा पॉलन बैंक। तो बच्चे पॉलन बैंक में किसको जमा करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को जमा करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पर -160 डिग्री पर हम जमा करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पॉलन बैंक कहते हैं। फिर देखिए पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी यानी जीवन अलग अलग होती है। एंथर से निकलने के बाद कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो 30 मिनट के अंदर ही अपनी क्षमता समाप्त कर देता है, जिसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे, जिसके एग्जाम्पल जैसे हम बात करें राइस हो गया, वीट हो गया, इस सब के पॉलन ग्रेन्स केवल 30 मिनट में ही अपनी क्षमता समाप्त कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इस सब की वाइबिलिटी महीनों तक होती है। तो बच्चे इस पैराग्राफ में आपको 3 क्वेश्चन मिला। कुछ पॉलन ग्रेन्स का जीवन केवल 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा जैसे गेहूं और धान की, और कुछ की पॉलन ग्रेन्स महीनों तक जिंदा रहेगी जैसे रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी की बात करें। और एक यहाँ से पॉलन बैंक मिला जो पॉलन ग्रेन्स को हम लंबे समय तक जमा कर सकते हैं फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कितना डिग्री टेम्परेचर पर, -196 डिग्री सी और लिक्विड नाइट्रोजन पर। फिर देखिए यहां से अब हमारा आ रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चे। यहां से देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। इसके अंदर जो गैमिट बनाने वाला भाग रहता है इसका नाम देते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसको ओव्यूल कहते हैं, और यही बदल जाता है फीमेल गैमिटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब देखें जो फीमेल का सारा पार्ट होता है उसके अंदर 3 चीजें होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों को मिलाकर के हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। और अगर किसी फ्लावर के अंदर एक कार्पेल होगा तो मोनोकार्पलरी नाम देंगे, मोनोकार्पलरी नाम देंगे, और एक से ज्यादा कार्पेल रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पलरी। अगर वो मल्टी कार्पलरी है और सारा का सारा कार्पल एक दूसरे से फ्यूज है तो उसको बोलेंगे सिन कार्पस। तो सभी फ्यूज रहेंगे तो सिन कार्पस, और एग्जाम्पल आपको बताए थे पेपिबर। और अगर ये सारे के सारे फ्री रहेंगे तो नाम देंगे एपोकार्पस, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताए थे माइचेलिया। फिर देखिए इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल और एक होता है ओवरी। अब देखो बच्चे अगर हम कार्पेल बनाए तो कार्पेल का ऊपरी पार्ट ये जो होता है
इसका नाम देते हैं स्टिग्मा। और स्टिग्मा के विषय में जानिए तो ये पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, ये काफी ज्यादा फैदरी भी होता है। फिर देखिए दूसरा स्टाइल, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम देते हैं स्टाइल। ये कैसा है, इलोंगेटेड है और सिलेंड्रिकल है। यहीं से जब पॉलन ग्रेन आएगा तो इसी रास्ते से यहाँ रीच करता है, यहाँ पहुंचता है। और सबसे बेसल पार्ट है ये ओवरी, और ये रहा आपका ओवरी, सबसे बेसल पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है, यही ओवरी कहलाया। और ओवरी के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसी का नाम देते हैं ओव्यूल, और यही ओव्यूल क्या कहलाता है, मेगा स्पोरेंजियम कहलाता है, जो आपस में किससे जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा से ये जुड़ा होता है। और क्लास 11th में बताए थे ये प्लेसेंटा का टाइप अलग अलग होता है, जिसको प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो 5 तरह का हम पढ़ाए थे क्लास 11th में। बेसल होगा, मार्जिनल होगा, इस तरह से, जो अभी आपके काम का नहीं है। फिर बच्चे अभी जो हम बताए थे जरा इस डायग्राम को देख करके फिल करिए क्या क्या चीजें आपने देखा। बताइए इसके अंदर एक कार्पेल है तो इसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी। और ये दोनों जो डायग्राम है ये डायग्राम किसका है, मल्टी कार्पेलरी का। और मल्टी कार्पेलरी में देखिए सारा का सारा फ्यूज है तो इसको क्या बोले हैं, सिनकार्पस। और ये सभी के सभी फ्री हैं तो इसको क्या कहेंगे, एपोकार्पस। अब बच्चे देखें इसी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, जो अभी बताए थे, इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आइए देखें हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर आगे हम आपको बना करके दिखाते हैं। अब देखें यहां से किसकी बात कर रहे हैं, हमें क्लास 12th में जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है मेगा स्पोरेंजियम, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। अब बताइए बच्चे कि एक फ्रूट के अंदर कई सारे सीड होते हैं और सीड बनता किससे है, ओव्यूल से। इसका मतलब आम के अंदर एक ही ओव्यूल होगा लेकिन पपीते के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल होगा। वही यहां से कह रहा है द नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी मे बी 1। एक किसमें होगा, वीट के अंदर, पैडी के अंदर, मैंगो के अंदर, या एक से ज्यादा भी हो सकता है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। मतलब एक फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं ओवरी के अंदर, या एक ही हो सकते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पैडी हो गया, मैंगो हो गया, इस सब के अंदर एक ओव्यूल के अंदर, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होगा। लेकिन पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स, इसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स रह सकते हैं। अब बच्चे यहां से क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मेगा स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। तो बच्चे हमने बताया इस तरह से मेगा स्पोरेंजियम आपको बनाना है, इस तरह से आपको मेगा स्पोरेंजियम आप बना सकते हैं। किस तरह से, ऐसे करेंगे, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर ये लगाएंगे, एक इंटेगुमेंट आउटर लगाएंगे, एक इंटेगुमेंट अंदर वाला लगाएंगे, फिर यहां से आप इसको घुमा करके ये ला देंगे, यहां पे डार्क कर देंगे। अब बताइए ये दोनों जो लेयर है इसका नाम देंगे इंटेग्यूमेंट। यहां इसके अंदर वाला पार्ट जो होता है इसका नाम देंगे न्यूसिलस। जहां पर इंटेग्यूमेंट नहीं है इसका नाम देते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के अपोजिट पार्ट का नाम देंगे चलेजल नाम देंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम देंगे फ्यूनिकल, और ये जो ज्वाइंट जहां पे हो रहा है इसका नाम देंगे हाइलम। तो जरा देखिए यही ओव्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करा गया है, जो हम पढ़ के सुना रहे हैं और समझा रहे हैं आपको। देखें द मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल लेटस फैमिलियर observe with the structure of typical angiosperm of ovule. The ovule is a small structure attached to the placenta by means of the stalk called the funicle. मतलब क्या, यहाँ से ये ओवरी है और ओवरी में यहाँ प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से जुड़ा और एक डंटी जैसा स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या दिए बच्चे, फनिकल नाम दिए। आगे कह रहा है द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद द फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब देखिए ओव्यूल का ये रहा बॉडी जो फनिकल से जुड़ा हुआ है, इसी का क्या नाम देते हैं, हाइलम देते हैं। दस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड फनिकल, यानी ओव्यूल और फनिकल के बीच का जंक्शन जो है ये हाइलम है। ईच ओव्यूल हैज टू प्रोटेक्टिव लेयर इन्वेलप कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट। अभी जो बताए दो लेयर होता है प्रोटेक्टिव लेयर, इसका क्या नाम है, इंटेग्यूमेंट। यही आगे चल करके सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। इंटेग्यूमेंट इंसर्कल न्यूसिलस एक्सेप्ट एट द
टिप ऑफ वेयर ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल, यानी इंटेगुमेंट के अंदर जो न्यूक्लियस वाले रीजन में एक छोटा सा छेद होता है, यहां पर इंटेगुमेंट नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। आगे हम बताएंगे जब पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा तो इसी स्ट्रक्चर से अंदर जाएगा। अब देखें अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चलेजा, यानी ये जो माइक्रोपाइल का अपोजिट क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, चलेजा। एक चीज और ध्यान रखना है, चलेजा के विषय में ध्यान रखना है कि भले हम ऊपर बनाए हैं लेकिन ये क्या है, ओब्यूल का बेसल पार्ट है और माइक्रोपाइल क्या है, टर्मिनल पार्ट है। अब देखिए इनक्लोज विद द इंटेगुमेंट इज द ए मास ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूसिलस, यानी इंटेगुमेंट के अंदर जो बहुत सारे सेल्स का ग्रुप है इसका नाम क्या देते हैं, न्यूसिलस, और इसी के अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल, और इसके अंदर ये जो कैविटी है यही आगे चल करके बनाता है एम्ब्रियो सैक। यही किसको बनाएगा, एम्ब्रियो सैक को बनाएगा। तो देखिए यहां से मिल जाएगा, यहां से आपको मिल रहा है इनक्लोज विद द इंटेगुमेंट मास सेल कॉल्ड न्यूसिलस, न्यूसिलस सेल ऑफ द न्यूसिलस हैव एबंडेंट reserve food material located in the nucleus in the embryo sac or female gametophyte, इसी के अंदर female gametophyte present होता है। An ovule generally has a single embryo sac फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर। आगे हम बताएंगे ये एक ही मेगास्पोर से बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। देखें मेगास्पोर एक ही से बनता है, एक ही मेगास्पोर से बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो जरा देखिए यहां से हम आपको लेके चल रहे हैं, यहां से इस पॉइंट पे जरा देखा जाए कि इसमें क्या है। हमने बताया कि जो मेगास्पोर बनेगा वो एक से ही बनेगा, इसलिए इसको कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। लेकिन उससे पहले जरा देखें, समझ लेते हैं। सबसे पहले ये मान लीजिए ये रहा जिसको हमने कहा मेगास्पोरेंजियम, ये रहा मेगास्पोरेंजियम, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसका नाम देते हैं एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, जो होगा कैसा, जो होता है डिप्लॉइड। अब यही करता है मियोसिस, और मियोसिस करने के बाद यहां से 4 मेगास्पोर बनते हैं। 4 मेगास्पोर में से ऊपर वाला 3 जो हो जाता है ये डीजेनरेट हो जाता है और एक अकेला हो जाता है फंक्शनल। यही क्या हो जाता है, फंक्शनल, जिसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। और यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे क्या बनाएगा, यही बनाता है एम्ब्रियो सैक को, यही बनाता है एम्ब्रियो सैक को। इसलिए एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को बोलते हैं मोनोस्पोरिक, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो जरा देखें, हम इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेकिन यहां तक पहले बता देते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। यहां पर जो मेगास्पोर बना है, ये जो मेगास्पोर बना है, ये मेगास्पोर कितने बने हैं, 4। इसी का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट इनटू ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इन द माइक्रोपाइलर रीजन। मतलब यहां से माइक्रोपाइलर रीजन का एक एमएमसी ही बनेगा, बाद बाकी कोई और यहां से नहीं बन पाएगा। जरा देखिए मैं आपको एक डायग्राम से यहां से बताना चाह रहा हूं, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, फैमिलियर डायग्राम है एनसीईआरटी का, बड़ा अच्छा डायग्राम है। जरा देखिए इस डायग्राम से आप फील करें क्या क्या बतलाया जा रहा है। ये मान लीजिए ये ओव्यूल है और ये ओव्यूल का ये न्यूक्लियस का सेल है, यहां से मेगास्पोर मदर सेल बना, यहां से हुआ मियोसिस फर्स्ट, जिसके अंदर कितने मेगास्पोर बने, 2, जिसको बोलो मेगास्पोर डायड बोलेंगे। और यही आगे 2 से 4 बना, जिसको मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। इसमें से ये 3 यहां से डिजेनरेट होगा और यही एक्टिव हो जाएगा, जिसको बोलेंगे हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखिए हुआ क्या यहां पर हुआ ये कि जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, जिसके अंदर एक ही था न्यूक्लियस, ये फर्स्ट किया एंडोमाइटोसिस, 1 से 2 न्यूक्लियस बना, दोबारा किया तो 2 से 4 न्यूक्लियस बना, और तिबारा अगर एंडोमाइटोसिस किया तो 4 से 8 न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस बनने के बाद इसके ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। हम डायरेक्ट इस डायग्राम पर लेकर के चल रहे हैं। अब बताइए ये माइक्रोपाइल है, जब वो ग्रो करेगा तो नीचे की तरफ झुक गया, तो इसमें से एक जो बड़ा सेल था वो क्या बना लिया, एग, और यहां से एक तो एग बना लिया। अब जो 2 बचा वो क्या बना लिया, सिनर्जिड, जो सहायता करेगा, और सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है, इसी को बोले फिलिफॉर्म एपरेटस, और इसी सेल्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं एग एपरेटस। क्या बोलेंगे बच्चे, एग एपरेटस। यानी 4 में से 3 न्यूक्लियस का काम हो गया, 1 न्यूक्लियस इधर आ गया, इस साइड का 4 में से 3 न्यूक्लियस बना लिया।
एंटीपोडल्स और एक यहां चलाया, तो ये चलाया बीच में, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। इसको रिप्रेजेंट करते हैं N+N से। इसका मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक बना है, इसके अंदर 7 सेल, कितने सेल, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनते हैं। अब चला जाए यहां से, जो हम आपको पढ़ा रहे थे उस लाइन पे जरा गौर से समझा जाए, तो हम आपको क्या बताए थे, हम आपको यहां से जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम बताए मेगास्पोर मदर सेल बना था 4। अब देखें, इट इज लार्ज सेल containing dense cytoplasm and the prominent nucleus. The megaspore mother cell undergoes meiotic यानी meiosis cell division। अब यहां से जो मियोसिस सेल डिवीजन के बाद रिजल्ट में बना है 4 मेगास्पोर, इसी को बोले हैं मेगास्पोर टेट्राड। और आपको बताए थे मेगास्पोर टेट्राड में से 3 डिजेनरेट हो जाता है और एक ही आगे फंक्शनल होता है। वही लाइन यहां से लिखा है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी इसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक बोलते हैं बच्चे। अब देखिए हुआ क्या, इन मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर फंक्शनल, 4 बने थे, अभी जस्ट बताए थे कितने बने, 4 में से ये 3 क्या हो गया, डिजेनरेट। फंक्शनल क्या हुआ, केवल 1। अब देखें फंक्शनल, वाइल अदर 3 डिजेनरेटेड, बचा हुआ 3 क्या हुआ, डिजेनरेट हो गया। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन from a single megaspore tetrad is called monosporic development। यानी 4 बना था लेकिन काम कितने आए, 1, इसलिए इसको क्या बोले, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोले हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले पॉइंट की तरफ चलें, यहां से देखिएगा, अब हमें यहां से एक स्ट्रक्चर बनाना है जो एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में काम आने वाला है, जो अभी हम आपको डायग्राम एनसीईआरटी से बताए थे। बच्चे देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को बनाना, देखो हम क्या करेंगे, एक इस तरह से अंडे जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक बड़ा सेल बनाएंगे, एक दूसरा इसके हेल्प के लिए बनाएंगे सिनर्जिड, तो ये हुआ एग, ये दोनों बने सिनर्जिड। और सिनर्जिड में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोलते हैं, और इसी तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। इधर में 4 न्यूक्लियस थे, इसमें से 3 के ऊपर सेल वॉल बन गया, इसको क्या बोलते हैं, एंटीपोडल्स बोलते हैं। और जो सेंटर में सेल बच गया इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जिसको N+N कहते हैं। यानी इस स्ट्रक्चर में 7 सेल हो गए और कितने न्यूक्लियस रह गया, 8 न्यूक्लियस रह गया। अब जरा देखिए यहां से पढ़ के सुनाते हैं, लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डिटेल्स। तो आपको बताया जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा वो 3 बार एंडोमाइटोसिस किया, पहले से 2 न्यूक्लियस, दूसरे के कारण 4, तीसरे के कारण 8 न्यूक्लियस बना। देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली फ्रॉम द ट्रू न्यूक्लियस व्हिच मूव्स टू अपोजिट पोल forming 2 nucleated embryo sac, 2 more sequential mitosis division resulting in the formation of 4 nucleated and ultimately 8 nucleated। मैंने पहला किया तो 1 से 2, दूसरा किया तो 2 से 4, तीसरा किया तो 4 से 8, इंग्लिश मीडियम 4 से 8, तो यहां से 8 न्यूक्लियस बन गया। दिस स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक, आगे इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट द माइटोटिक डिवीजन आर सीक्वेंसली फ्री न्यूक्लियर। मतलब क्या, इसमें पहले केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। अब साइटोप्लाज्म डिवीजन कहां से शुरू होगा, माइक्रोपाइल से। अब देखें, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली, यानी तुरंत न्यूक्लियस का सेल वॉल में बदलना शुरू नहीं होता है, तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जब सारा न्यूक्लियस बन गया तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल लीड्स डाउन to leading to the organization of the typical female gametophyte embryo sac. Observe the distribution of cell inside the embryo sac 6 of the 8 nucleus surrounded by cell wall and ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेल। यानी 8 जो न्यूक्लियस बना था उसमें से 6 के ऊपर क्या बन गया, सेल वॉल बन गया नए में, और पहले से ऑलरेडी एक सेल वॉल था, तो कितने सेल हो जाएंगे, 7 सेल। आगे है द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियस कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जो बचा हुआ 2 न्यूक्लियस था वो हमारा क्या कहलाया, पोलर न्यूक्लियाई कहलाया। सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस एट द लार्ज सेंट्रल सेल। यानी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नया सेल बना, और एक पुराना जो सेंट्रल सेल था उसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहा। आगे हम चलें,
तो यहां से देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, 3 cells are grouped together at the micropylar end consist of egg apparatus। अभी जो हम बताए थे यहाँ पर 3 एक एग, 2 सिनर्जिड, ये जो थी इन तीनों सेल को मिला के क्या बोले, एग एपरेटस। द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, यानी एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होने वाले हैं। दिस सिनर्जिड्स हैव स्पेशली सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस, यानी यहां पर जो थिकनिंग हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है, इसी का नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पॉलन ट्यूब को अपनी ओर गाइड करता है। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइड ऑफ द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कहां जाने में, सिनर्जिड्स के अंदर जाने में। 3 सेल एट द चलेजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल्स, चलेजल एंड पे जो रहता है उसका नाम क्या देते हैं, एंटीपोडल्स देते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल mentioned earlier has 2 polar nuclei, जो बीच में जो सेंट्रल सेल होता है इसके अंदर 2 polar nuclei होता है। A typical angiosperm has the 8 nucleated and 7 celled stage, it is important। तो यहां से ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगला देखें यहां से पॉलिनेशन। बच्चे पॉलिनेशन के लिए हम क्या बताएं कि अगर पॉलन ग्रेन्स बना है, अब तक बताइए पॉलन ग्रेन्स कहां बन गया, एंथर के अंदर, और स्टिग्मा के अंदर क्या बन चुका है, एग सेल। तो पॉलन ग्रेन्स का मेल से उड़ करके फीमेल तक ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो वही ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्योंकि यहां पर बताइए पॉलन ग्रेन्स जो होता है नॉन मोटाइल होता है, इसलिए इसके चलने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कोई ना कोई एजेंट की जरूरत होती है, जिसको क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यहां से देखिए पॉलिनेशन की चर्चा कर रहा है, जो मैकेनिज्म है ट्रांसफर करना पॉलन ग्रेन्स को कहां तक, स्टिग्मा तक, इसी को कहलाएगा क्या, पॉलिनेशन। अब देखिए यहां से पॉलिनेशन के लिए हम बात करें तो पॉलिनेशन यहां से 3 तरह से होते हैं। जरा देखिए 3 तरह का पॉलिनेशन होगा, जिसमें पहला पॉलिनेशन है ऑटोगैमी। बच्चे पहला क्या है, ऑटोगैमी। अगर मान लीजिए ऑटोगैमी की हम चर्चा करें, ऑटो का मतलब स्वतः, किसी और की जरूरत नहीं होगी। यानी मान लीजिए ये कोई फ्लावर का स्टिग्मा है और इसका ये मान लीजिए एंथर है, अब इसका पॉलन ग्रेन निकल करके इसी पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अ सेम फ्लावर ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड ऑटोगैमी। तो देखिए यही ऑटोगैमी का मीनिंग आपको निकला, यहां से एंथर के ऊपर ट्रांसफर होगा, किसी और पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होने वाली है। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें प्लांट की, तो 2 तरह के प्लांट अभी आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लिखे हुए पे चलेंगे। पहले यहाँ पे देखें, एक प्लांट के अंदर 2 तरह के फ्लावर, एक है खुला हुआ फ्लावर जिसको बोलते हैं चेस्मोगोमस यानी एक्सपोज्ड फ्लावर, ओपन फ्लावर, और दूसरा क्लोज फ्लावर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस यानी क्लोज फ्लावर। यानी ये जो फ्लावर होगा इसमें हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, और इसमें कुछ भी संभव हो सकता है। ऐसे प्लांट बहुत रेयर होते हैं, जिसका ट्रिक बताए थे vox.com, वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। जैसे कि आप देखें, आपको अब मिलेगा यहां से ये जो अभी हम कंसेप्ट बताए हैं वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलिना का, जरा देखिए यहां से आपको मिल जाएगा ये चीजें। देखिए नेचर में कुछ ही प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर 2 तरह के फ्लावर मिलते हैं, एक का नाम देते हैं चेस्मोगैमस और दूसरे का नाम देते हैं क्लिस्टोगैमस। अभी हमने बताया चेस्मोगैमस के अंदर फ्लावर और यानी चेस्मोगैमस के अंदर क्रॉस और सेल्फ दोनों हो सकता है, और क्लिस्टोगैमस के अंदर ओनली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमस होगा। अभी हमने बताया था 3 एग्जाम्पल vox.com से, वायोला ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये 3 ऐसे प्लांट हैं जिसके अंदर ये दोनों तरह के फ्लावर होंगे, और जिसमें भी ऑटोगैमी होगा, कभी भी उसमें किसी भी तरह का कोई हाइब्रिड फॉर्म नहीं बनने वाला है। अब देखें, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो फ्लावर का कलरफुल होना जरूरी है, वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, यहाँ से 2 बेहतरीन कंसेप्ट है, जो पहला ऑटोगैमी बताए, उसके बाद दूसरा है जीटेनोगैमी, और तीसरा है जीनोगैमी। मान लीजिए प्लांट एक ही है
और फ्लावर दो है तो एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जिटोनोगैमी। जो इकोलॉजिकली तो क्रॉस होगा लेकिन जेनेटिकली क्या होगा, सेल्फ होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो नाम देंगे जिटेनोगैमी। ऑल्दो जिटेनोगैमी इज ए फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्व इन द pollinating agent, generally it is similar to the autogamy since the pollen grains comes from the same plant। यानी अगर हम बात करें इकोलॉजिकली बात करें तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन जेनेटिकली की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। फिर है जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब क्या, एक ही स्पीसीज के दो प्लांट, जैसे पपाया के अंदर क्या होगा, एक मेल है प्लांट, एक फीमेल है, तो जब भी होगा तो प्लांट बदल जाएगा ना, तो ये इकोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों क्रॉस होंगे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, अलग अलग प्लांट लेकिन स्पीसीज क्या होना चाहिए, सेम। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, यानी इस केस में हमेशा हाइब्रिड तरह के बनने की संभावना होती है। अब देखिए बच्चे, जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। जो पॉलिनेशन में हमारी मदद करेगा उसी को क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। बच्चे अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है बायोटिक और दूसरा क्या होगा, एबायोटिक। यानी एक होता है बायोटिक और दूसरा क्या होगा, एबायोटिक। अगर एबायोटिक की बात करें तो इसमें हमारा कॉमनली आता है हवा और पानी, जिसमें से सबसे मोस्ट क्या होता है, वायु होता है, और रेयर क्या होता है, पानी होता है। लेकिन बायोटिक पॉलिनेशन में कोई भी एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इंसेक्ट का। तो देखो, जिसमें एबायोटिक पॉलिनेशन होगा उसके लिए फ्लावर का कलरफुल होना जरूरी नहीं है, साइज छोटा होगा, नेक्टरलेस रहेगा, चलेगा। लेकिन जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन या एनिमल पॉलिनेशन होगा उसके फ्लावर का कलरफुल, अट्रैक्टिव और सेंटेड होना जरूरी होता है। फिर देखें यहां से एक कंसेप्ट आ रहा है टेसल्स का। देखें, एयर पॉलिनेशन के लिए हमने बताया था विंड से जब पॉलिनेशन होगा, विंड से जब पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। और इस तरह के पॉलन ग्रेन्स ज्यादा से ज्यादा आ जाए इसलिए ये इसके जो स्टिग्मा है ये काफी ज्यादा डेवलप होता है, ये डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेसल्स। क्या बोलेंगे बच्चे, जिसको बोलते हैं टेसल्स बोलते हैं। तो ग्रास में पॉलिनेशन जो होगा, गेहूं में, मकई में, ग्रास में, इस सब में जो पॉलिनेशन होता है ये सब पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, विंड के अंदर, विंड के द्वारा। अब देखिए यहां से बताया गया है हाइड्रोफिली की चर्चा करें हैं। यहां से देखें, अब जो ये पैराग्राफ बताया है ये बताया है किसके लिए, ये बताया है हाइड्रोफिली के लिए। हाइड्रोफिली मतलब किसके लिए, वाटर पॉलिनेशन के लिए बताया बच्चे, वाटर पॉलिनेशन के लिए। वाटर पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ये बहुत रेयर होता है, लिमिटेड टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है जो कि कुछ ही प्लांट में संभव है, जैसे कि वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जुस्टेरा। ये याद रखिएगा, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जुस्टेरा, जुस्टेरा को क्या बोलते हैं, सी वीड्स बोलते हैं। इसी तीनों के अंदर हाइड्रोफिली याद रखना है। फिर देखें, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो रहता तो है पानी में लेकिन पॉलिनेशन वो कराता है किससे, इंसेक्ट या फिर एयर से। जैसे आप लोग जानते हैं जलकुंभी के बारे में जानते हैं, लोटस के बारे में जानते हैं, इस सब में पॉलिनेशन किससे होगा, भले वो पानी में रहेगा लेकिन पॉलिनेशन होगा एयर से या फिर इंसेक्ट से। जरा देखें, सेवरल ऑफ द मरीन ग्रासेस जुस्टेरा। आगे देखें यही लाइन, not such as water hyacinth, water lily, the flower emerge above the level of water। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पानी में प्लांट रह रहा है लेकिन उसका फ्लावर वाटर लेवल से ऊपर रहेगा तो जब भी पॉलिनेशन होगा उसमें एयर से होगा या फिर इंसेक्ट से होगा। पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट और विंड। अगर पानी में है लेकिन फ्लावर उसका पानी से ऊपर है तो किससे होगा, इंसेक्ट से होगा या फिर विंड से होगा। अब देखिए, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वाटर पॉलिनेशन का, उसके ऊपर म्यूसिलेज का लेयर होता है। इतना डिटेल्स आपको नहीं पूछा जाएगा। और बताइए, जो नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन होता है वो एबायोटिक के द्वारा ही होता है, तो एबायोटिक पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है किसका, तो ये वेलिस्नेरिया का पॉलिनेशन दिया है, कोई खास बात यहां से नहीं है। उसके बाद बच्चे यहां से उस तरह के पैराग्राफ में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा
जूफिली। तो बच्चे हम यहां से आपको यहां बता रहे हैं जूफिली के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें जूफिली तो एनिमल से पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, जूफिली बोलेंगे। अब बच्चे देखिए जो जूफिली होता है हमारा, जूफिली जो पॉलिनेशन होता है इसमें कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। हो सकता है इंसेक्ट के द्वारा होगा, एक बार सर को फोन करके कह दीजिए ना क्लास ले रहे हैं। जूफिली में अगर इंसेक्ट के द्वारा होगा तो एंटीमोफिली बोलेंगे, बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे, अगर सांप के द्वारा होगा तो ऑफियोफिली बोलेंगे। इस तरह से अलग अलग नाम आएगा। अब देखिए बच्चे यहां से ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, फिर हम आते हैं यहां से नेक्स्ट आएगा हमारा फर्टिलाइजेशन। ये सारे पॉलिनेशन के विषय में ही कह रहा है। अब ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फ्लावर का एक अपना प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर इसके अंदर ये विशेषता होती है कि ये कभी भी आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसमें 4 पॉइंट बताए थे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल होगा तो हमेशा क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। दूसरा अगर बताएं डिफरेंट टाइम मैच्योरेशन पीरियड होगा फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। अगर साइज अलग अलग होगा सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा। और कुछ ऐसा था सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो कि किसके अंदर मिला था, तंबाकू के अंदर, ये भी किसको रोकता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। अब देखिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बड़ा आसान था। हमने बताया था कि पॉलन ग्रेन्स के ऊपर कई तरह के पॉलन ग्रेन्स आएंगे अलग अलग स्पीसीज के, लेकिन उसमें से जो वाइबल होगा, सक्षम होगा और स्वयं के स्पीसीज का पॉलन ग्रेन होगा वही आगे पॉलन जर्मिनेशन करेगा, वरना वो पॉलन जर्मिनेशन नहीं करता है। तो यही था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे आए, इसमें से एक ही पॉलन ग्रेन आगे चल करके क्या करा है, इन्वॉल्व होगा फर्टिलाइजेशन में, वरना फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखिए यहां से आपको बताया जा रहा है, यहां से आपको अब हम आ रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन पर। यहां से देखेंगे ये सब कोई खास बात नहीं है। हाँ एक चीज और, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन याद रखना था आपको। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या, साइंटिस्ट अपनी मर्जी से क्रॉसिंग कराता था। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 चीजें था, इमेस्कुलेशन यानी जो फ्लावर थे बाइसेक्सुअल, अगर उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो एंथर को काटेंगे जिसका नाम क्या देंगे, इमेस्कुलेशन, और कंट्रोल पॉलिनेशन के बाद उसको रैपिंग कर देंगे, यही क्या कहलाया था, बैगिंग। इसके बाद बच्चे हमारा आ रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चे, डबल फर्टिलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा, 2 बार। सबसे पहले होता यह है कि मान लीजिए इसके अंदर एक एग होता है और इसके साथ जाकर के यानी मेल गैमीट मिल जाता है तो इसको बोलते हैं सिनगैमी और इससे बनता है जाइगोट। और दूसरा जो मेल गैमीट होता है ये जाकर के फ्यूज कर देता है पोलर न्यूक्लियाई का, जिससे बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनाता किसको है, इंडोस्पर्म को फॉर्म करेगा। तो वही कह रहा है यहां से फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, एक का नाम देते हैं सिनगैमी और दूसरे का नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में क्या होता है जरा हम पढ़ के सुनाते हैं। आफ्टर एंटरिंग of the synergids, the pollen tube reached the 2 male gamete into the cytoplasm of the synergid। यानी जैसे pollen tube आया synergid तक, synergid के अंदर 2 pollen grain रिलीज हो गया, दोनों synergid के अंदर एक pollen grain चला आता है। One of the male gamete moves toward the egg, एक किसके पास चला गया, एग के पास, और फ्यूज करके इसने क्या बना दिया, सिनगैमी किया, और सिनगैमी से क्या बना है, जाइगोट। अब देखिए दूसरा मेल गैमेट, अनदर मेल गैमेट मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दूसरा किसके तरफ गया है, पोलर न्यूक्लियाई के पास, जो लोकेटेड कहां होता है, सेंट्रल सेल के अंदर, और फ्यूज कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, जिसके फलस्वरूप जिसके कारण यहां से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट किया तो इसी को क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, फेनोमेनन इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हमने क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन हमने नाम दिया। अब देखिए ये एंजियोस्पर्म का एक यूनिक फीचर है। अब जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डेवलप करके प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाएगा जो आगे इंडोस्पर्म को रीच करता है और जाइगोट किसको बना लेता है, एम्ब्रियो को फॉर्म कर लेता है। तो ये भी हमारा बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा,
डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए इसी डबल फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट को यहाँ पर दिखाया गया बच्चे, इस डबल फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट को दिखाया गया, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों सिनर्जिड्स था, ये जो भी बच गया है सारा का सारा डिकम्पोज हो जाएगा। अब बचेगा अपने पास केबल और केबल, क्या बचने वाला है बच्चे, तो ये जाइगोट बचने वाला है, ये जाइगोट रहा। अब देखें ये तो प्राइमरी इंडोस्पर्म पहले डेवलप करता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल और यही बना लेता है इंडोस्पर्म को, और ये जाइगोट इंडोस्पर्म के अंदर धस जाता है और तब जाके एम्ब्रियो डेवलप करता है, प्रो एम्ब्रियो, हार्ट सेल यानी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेता है। फिर देखिए यहाँ से पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो अभी हम बता रहे थे, फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी इवेंट्स होंगे सभी को हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कितना मिनट हुआ सर? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले डेवलप होता है इंडोस्पर्म। सबसे पहले कौन डेवलप होगा? इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म कैसा होता है? ये ट्रिप्लॉइड होता है। किसको खाना देने के लिए जिम्मेवार होता है? तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये खाना देता है। यानी जो हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था इसने बना प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में, और यहाँ से इसने करा इंडोमाइटोसिस, और इंडोमाइटोसिस करके बनाया क्या? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनाता है। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म से जैसे हम एग्जाम्पल बताएं तो एग्जाम्पल में हमने बताया था क्या? कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर। फिर इससे आगे ये सेल वॉल बना, जिससे क्या बना? ये बन जाता है सेलुलर इंडोस्पर्म बन जाता है। और सेलुलर इंडोस्पर्म आगे चल करके किसको फूड प्रोवाइड करता है? ये जाइगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करने वाला है। तो जरा देखें यहाँ से अब होता क्या है, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसके इंडोस्पर्म बचे रह जाते हैं और कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसके अंदर इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है। जैसे हम आगे अभी बता रहे थे कोकोनट के अंदर इंडोस्पर्म बचा रह जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोस्पर्मी। और कोकोनट का पानी कैसा एग्जाम्पल हमने बताया? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को बताया। कोकोनट वाटर किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और जो हम लोग खाते हैं जो उजला वाला पार्ट वो क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म है। तो पहले क्या बना? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, और फिर क्या बना? सेलुलर इंडोस्पर्म। जो यहाँ पे सारी जानकारियां आपको लिखी हुई मिलेंगी। अब जरा देखें सीड को हम दो पार्ट में बांटते हैं, आपको डिफरेंस भी क्लास में कराए हैं, इंडोस्पर्मी और नॉन इंडोस्पर्मी सीड। अगर किसी प्लांट का डेवलपिंग जाइगोट पूरा पूरा इंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाएगा तो इंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा, जो डाइकॉट का एग्जाम्पल है। जैसे कि बात करें डाइकॉट के अंदर वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें सीड कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर इंडोस्पर्म नहीं मिलेगा, तो जितने भी डाइकॉट होंगे जैसे पीज हो गया, बीन्स हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इस सब के अंदर कोकोनट, ये सारे कैसे होंगे? कुछ के अंदर इंडोस्पर्म होंगे और कुछ के अंदर इंडोस्पर्म नहीं होंगे। तो बच्चे ये जो अभी हम एग्जाम्पल बता रहे थे, जैसे कि पी, बीन, ग्राउंड नट, इस सब के अंदर इंडोस्पर्म नहीं होगा, बाद बाकी केस्टर के अंदर इस सब के अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे। अब देखो बच्चे यहां से आपको बताया जा रहा है एम्ब्रियो के विषय में। देखिए बच्चे एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो दो यहां पर एम्ब्रियो बनाया गया है। ये जो डायग्राम बनाया गया है इसको बोलते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो का भी डायग्राम याद रख लेना है, बनाना है। देखें ये जो रूट कैप होता है, ये जमीन के अंदर जब रेडिकल ग्रो करेगा तो इसके रेडिकल की क्षति को बचाएगा कौन? रूट कैप। ये रेडिकल रूट बनाता है, तो रूट जब जमीन में जाएगा तो डैमेज ना हो जाए, इसलिए इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? रूट कैप। और इसके बाद ये हाइपोकोटाइल है, ये दोनों कॉटिलोइडियन होते हैं जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है। यहाँ पर पिम्यूल होता है जो आगे किसको बनाता है? ये आगे चल करके सूट सिस्टम को डेवलप करने वाला है। अब देखिए यहां से अभी जो हम बता रहे थे इंडोस्पर्मी और नॉन इंडोस्पर्मी की बात यहां से आ रहा है। देखिए इंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, अगर हो सकता है तो जाइगोट जो था एम्ब्रियो बनाने के दौरान में सारा का सारा इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेगा, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन इंडोस्पर्मी। जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, पी हो गया, बीन्स हो गया, बिफोर सीड मैच्योरेशन और में प्रसिस्ट इन द मैच्योर सीड। यानी कुछ के अंदर खत्म हो सकता है और कुछ के अंदर रहेगा, जैसे कि केस्टर के अंदर, कोकोनट के अंदर, ये मोनोकॉट के अंदर रहेगा, यानी इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मी। और जिसके अंदर नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन इंडोस्पर्मी हम कह देते हैं। अभी देखिए ये हमारा
एम्ब्रियो है, जो कि हम आपको बताए थे सबसे पहले क्या बनता है, सबसे पहले बच्चे बनता है प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, ग्लोब शेप का एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। यानी जो हमारा जाइगोट था, वही जाइगोट, जो हमारा ये जो जाइगोट था, यही जाइगोट क्या किया, लगातार माइटोसिस किया, और माइटोसिस करके किसको बनाया, एम्ब्रियो को बनाया। अब देखिए एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म से जोड़ने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम देते हैं सस्पेंसर, जो पिछले डायग्राम में यहां पर जरा देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, सस्पेंसर, जो इंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से जोड़े रखा है, सस्पेंसर। आगे देखिए यहां से ये जो डायग्राम हमारा है, डाइकॉट एम्ब्रियो तो बता ही दिए। अब ये मोनोकॉट एम्ब्रियो में बेजोर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्क्यूटेलम, एस्क्यूटेलम यही है इसका कॉटिलीडॉन है, जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। बाद बाकी कॉलियोराइजा इसका एक एक्स्ट्रा लेयर होता है, और कॉलियोप्टाइल भी एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। सबसे ज्यादा वाला पूछा गया है क्वेश्चन है कि मोनोकॉट के कॉटिलीडॉन को क्या कहते हैं, तो याद रखना है एस्क्यूटेलम कहते हैं। बच्चे 10 मिनट की और क्लासें बची हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा। अब देखें एम्ब्रायोनिक एक्सिस, रूट कैप, हाइपोकोटाइल ये सब बता दिए, एस्क्यूटेलम भी बता ही दिए, कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल, ये कॉलियोराइजा, ये कॉलियोप्टाइल हो ही गया। अब चलते हैं सीड के ऊपर। अभी जो हम नॉन इंडोस्पर्मी और इंडोस्पर्मी कह रहे थे, तो जरा देखें जिस सीड के अंदर इंडोस्पर्म बचा रहेगा उसी का नाम देंगे, उसी का नाम हम लोग देते हैं क्या, इंडोस्पर्मी या एल्ब्यूमिनस, और जिसके अंदर नहीं बचा रहता है उसका नाम देते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस। अब देखिए बच्चे, अभी बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया था, कोई बात नहीं है। अब देखिए सीड की डोरमेंसी क्या होता है, ये समझना है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक सीड है, और सीड जब फ्रूट में लगा रहता है तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीन हार्मोन, ये एब्सिसिक एसिड के कारण। फिर देखें पेरिकार्प क्या होता है, फ्रूट का प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाता है, पेरिकार्प कहलाता है। फ्रूट का प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाएगा, पेरिकार्प कहलाएगा, और यही पेरिकार्प होता है जो फ्रूट को प्रोटेक्ट रखता है। अब देखिए अगला कंसेप्ट बड़ा पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। देखिए बच्चे दो कंसेप्ट हैं, एक फॉल्स फ्रूट और एक क्या है, ट्रू फ्रूट। अगर कोई ऐसा फ्रूट जो डायरेक्ट ओवरी से बनता है, किससे बनता है बच्चे, अगर ये ओवरी से बनेगा तो क्या नाम देंगे, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा किसी और से, अगर थैलमस से बन जाता है तो क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है 4, जिसमें एप्पल है, पियर है, कैज्यू नट है, और एक और है स्ट्रॉबेरी। जरा देखिए यहां पर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, ये सारे कोई काम के नहीं है। जरा देखिए एक टर्म है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कोई ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलेंगे। जैसे बनाना, इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। बनाना किसका एग्जाम्पल है बच्चे, तो बनाना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन गया है। बनाना के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन गया है, इसलिए इसके अंदर सीड नहीं होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या बच्चे, बनाना। फिर देखें ये हमारा बस 2 मिनट का क्लास बचा, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है। ये कह रहा है 2000 साल पहले से हमें पता था कि क्रॉसिंग करवाना है। इस तरह से ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है,
एपोमिक्सिस और पॉली इम्ब्रायोनी। बच्चे से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एपोमिक्सिस। अगर मान लीजिए सीड बन रहा है, एपो का मतलब एब्सेंट, मिक्सिस का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमिट। अगर बिना फ्यूजन ऑफ गैमिट के फ्रूट बन रहा, सीड बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस बोलेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कह रहा है कुछ प्लांट हैं जैसे कि एस्ट्रेसी हैं और ग्रासेस से होते हैं, हैव इन्वॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड। यानी इसके अंदर सीड बन रहा है स्ट्रेसी और ग्रासेस के अंदर, लेकिन एक अलग मैकेनिज्म से जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट के। इसी को क्या बोले? एपोमिक्सिस। याद रखना है एपोमिक्सिस के अंदर सीड जो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन का, एग्जाम्पल याद रखना है स्ट्रेसी और ग्रासेस। एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है पॉली इम्ब्रायोनी। क्या है? पॉली इम्ब्रायोनिक, यानी सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रियो का होना पॉली इम्ब्रायोनी कहलाएगा, जो कि सिट्रस और मैंगो का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो बन जाते हैं वो कहां से बन जाता है? यानी न्यूक्लियस से बन जाएगा या फिर इंटेगुमेंट के सेल से बन जाते हैं। इस तरह से पॉली इम्ब्रायोनी बताए, और यहां से एक वैसे ज्ञान की बातें कर रहा है, समरी भी देख लेना जरूरी है, एक बार देख लीजिएगा। हमने कोशिश करी है कि 1 घंटा 5 मिनट के आसपास में ये पूरा चैप्टर ओवरव्यू करने का। आप रियलाइज करेंगे कि मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चे आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।